राजनीति में अक्सर ये आरोप लगते हैं कि चुनाव जीतने के लिए, वोटों की फसल काटने के लिए नेता माहौल खराब करते हैं। लेकिन अहमदाबाद में माहौल तब बिगड़ गया जब वोटिंग हो चुकी थी। चुनाव खत्म होने के बाद पिराना गांव में कुछ कट्टरपंथियों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ और इसके पीछे की वजह क्या थी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद में मंदिर दरगाह विवाद क्यों भड़का? मंदिर में तोड़फोड़ करने क्यों घुसे उपद्रवी? चुनावी मौसम में माहौल बिगाड़ने की साजिश। गुजरात में शांतिपूर्ण मतदान के बाद अचानक फिजा खराब होती दिखाई दे रही है। तस्वीरें अहमदाबाद के पास मौजूद पिराना की हैं, जहां पर दरगाह और मंदिर जमीन विवाद के बाद उपद्रवियों ने एक मंदिर पर लाठी, डंडों, रॉड और ईंटों से हमला बोला। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह हाथों में डंडे और लोहे की रॉड लेकर मंदिर में घुसे उपद्रवी मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि परिसर में बने छोटे छोटे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़ी संख्या में मंदिर में घुसे उपद्रवी चबूतरे को भी तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में उपद्रवी मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे थे और कुछ उन्हें निर्देश दे रहे थे। उपद्रवियों को लोगों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उपद्रवी किसी के रोके नहीं रुके। हाथ में डंडे, रॉड, पत्थर लेकर आए उपद्रवियों को जो कुछ भी दिखाई दिया उसे तोड़ दिया। अब आप देखिए किस तरह एक दीवार को तोड़कर ये उपद्रवी मंदिर के अंदर घुसे। दीवार को तोड़कर जिस तरह उपद्रवी मंदिर के अंदर घुसे, ऐसा लग रहा है सारी प्लानिंग पहले से की गई थी। हमने वहां पे देखा कि दोनों तरफ से जो है एक टोला इकट्ठा हो रखा था और ये टोला जो है एक दूसरे पे पत्थर मारा कर रहा था और इस पूरी घटना में जो है पुलिस के भी कुछ लोगों को चोट लगी है। पिराना में मंदिर और मजार को लेकर ये विवाद काफी पुराना है, लेकिन जिस तरह चुनाव के बीच अचानक मंदिर पर हमला बोला गया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अहमदाबाद के पिराना में कल जो है वो धार्मिक स्थल पे अलग अलग धर्म के दो समूह आमने सामने आ गए थे, जिसके अंदर पथरावबाजी हुई थी और जो दूसरा जो एक जूथ है वो ये आप देख सकते हैं कि निष्कल की नारायण तीर्थ धाम जो है उसके अंदर घुस आया था और जो मंदिर है उसके अंदर तोड़फोड़ की थी। फिलहाल मंदिर पर हुए हमले और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई है। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ, जिससे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई? पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। इसके अलावा मंदिर पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। हम सबके CDR एनालिसिस से और टावर डंप एनालिसिस से और CCTV के एक फुटेज में जो दिख रहे हैं, जो जिनके हाथ में वेपन्स हैं, जिनके हाथ में पत्थर हैं, उनको सबको हम आइडेंटिफाई करके इसमें बुक कर रहे हैं। इस विवाद के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। लेकिन मतदान के एक दिन बाद हुए घमासान की असली वजह क्या है, इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस और गिरफ्तारियां भी कर सकती है। असलाली पुलिस ने इसमें FIR लॉन्च की गई है। FIR लॉन्च करने के बाद कुल 35 लोगों को अभी तक अरेस्ट किए हुए हैं और आगे दिनों में और भी कई लोगों की अरेस्ट जो है वो हो सकती है। कैमरामैन शैलेश बगड़ा के साथ उदय रंजन, जी मीडिया, पिराना। 15 मिनट के जवाब में 15 सेकंड वाला बयान आया है, वो भी पूरे 11 साल के बाद। असदुद्दीन ओवैसी के सामने वैसे तो माधवी लता है, लेकिन अकबरुद्दीन के बयान के सामने नवनीत राणा आ गई। इस धमकी, इस चैलेंज के पीछे की राजनीति क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा 15 मिनट के लिए पुलिस
को हटा कि 11 साल बाद उनके भड़काऊ बयानबाजी का कोई इतना तगड़ा जवाब देगा। जवाब मिला और बीजेपी में हाल ही में शामिल हुई महाराष्ट्र की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने दिया, वो भी ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में घुसकर। पहली बार ओवैसी को हैदराबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से इतनी बड़ी टक्कर मिल रही है। माधवी के सांकेतिक तीर चलाने से ओवैसी पहले ही चिढ़े हुए हैं। अब नवनीत राणा के नए चैलेंज से ओवैसी गुस्से से थमथमाए हुए हैं, तो माधवी लता नवनीत राणा के चैलेंज को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे या पीलू खान? ये मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। चौथे फेज की वोटिंग से पहले एक बार फिर नए हेट स्पीच पर सियासत भरपूर है, लेकिन 11 साल पहले भड़काऊ भाईजान की हेट स्पीच पर चर्चा गौण है। एक दशक पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में क्या कहा था, वो भी सुन लीजिए। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 11 साल बाद अकबरुद्दीन ओवैसी को चुनौती देने वाला नवनीत राणा का बयान उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दोनों ओवैसी भाइयों को टैग किया है। अब हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीति गर्म है। 250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। अगर ये अल्फाज जो इन्होंने कहा 15 सेकंड पुलिस हटा दो, ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ FIR हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। चाहे नवनीत राणा हो और चाहे ओवैसी बंधु हो, एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं। आखिर आ गए ना हिंदू मुसलमान पर, कहां गया वो आपकी बार 400 पार का नारा। हैदराबाद सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। ये सीट दशकों से ओवैसी का गढ़ रही है, लेकिन बीजेपी ने माधवी लता को उतारकर ओवैसी को कड़ी टक्कर दी है। तो अब नवनीत राणा की नई चुनौती का असर 4 जून को तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी देश का एक्सरे निकालना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि देश में किस जाति की तादाद क्या है। जाहिर है ये एक्सरे जातिगत जनगणना के बाद ही निकल सकेगा, लेकिन चुनाव के बीच देश का धार्मिक एक्सरे जरूर आ गया है। सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि 65 साल में हिंदू घटे हैं और मुसलमान लगभग 43% बढ़े हैं। अब इस रिपोर्ट के पीछे की राजनीति क्या है, ये भी आप समझिए। कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। नई रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट कौन बनाया है? जनसंख्या वो मुद्दा है जो हिंदुस्तान की सियासत में सालों से उठता रहा है। कभी देश के विकास में जनसंख्या को अड़चन माना गया, तो कभी किसी खास वर्ग की जनसंख्या सियासत का कारण बन गई। लोकसभा चुनाव के बीच देश में मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या एक बार फिर चर्चा और बहस की वजह बन गई है। और इस बहस को जन्म दिया है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट ने, जिसके मुताबिक 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी करीब 8% कम हो गई है, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43% की बढ़ोतरी हुई है। करीब 65 साल की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद से चुनाव के दौरान सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खतरनाक खेल का नतीजा बताया, तो वहीं कांग्रेस पूछ रही है कि आचार संहिता के बाद ये रिपोर्ट जारी होने के पीछे क्या साजिश है।
मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में? इसलिए यह दर्शाता है कि कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति आचार संहिता लगी है, तो उस समय ये कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आ रही है? इस पे तो इसी को सीधे सीधे एक आना चाहिए, क्योंकि वो क्या छाप रहे हैं, क्या नहीं छाप रहे हैं, क्या आंकड़े हैं, वो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस सरकारी रिपोर्ट पर यह पूरा सियासी बवाल मचा है, अब उसकी डिटेल भी जान लीजिए। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% पर आ गई है। यानी देश में हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई, जबकि देश में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जो साल 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई। यानी मुस्लिम आबादी में 43% की बढ़ोतरी हुई। इस बीच आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि देश की कुल आबादी 140 करोड़ के पास पहुंच गई है। आपको देश में कुछ ऐसे सरकारी नारे बताते हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सरकार की तरफ से जारी किए गए। वक्त वक्त पर ये नारे आते रहे। पहला नारा आपको याद होगा, हम दो हमारे दो, एक नारा ये लगाया गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये भी कहा गया, हिंदू हो या मुसलमान, एक परिवार एक ही संतान, 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। ऐसे कई स्लोगन आपने दीवारों पर लिखे हुए देखे होंगे। ये वो नारे हैं जो भारत सरकार या स्वयंसेवी संस्थाओं ने इश्तिहार या विज्ञापन के जरिए लोगों तक पहुंचाए, मगर इनका उम्मीद के मुताबिक असर नहीं हुआ। हालांकि केंद्र में बीजेपी सरकार आने पर इस दिशा में कई बार कोशिश की गई। 2018 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने पीएम को खत लिखा और इस खत के जरिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर संसद में बहस की मांग की। 2019 में आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने जनसंख्या विनियमन विधेयक पेश किया। यह प्राइवेट मेंबर बिल था जिसमें ज्यादा बच्चे वालों पर कड़ाई का प्रस्ताव रखा गया था। ये राकेश सिन्हा ने बिल रखा था जिसमें प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए ज्यादा बच्चे होने पर कड़ाई का प्रावधान और प्रस्ताव इसमें रखा गया था। बिल में ज्यादा बच्चे अगर होते हैं तो दंड, सरकारी लाभ से वंचित करना, इस तरह की बातें कही गई थी। 2000 में भी बीजेपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की सिफारिश की थी। और आइए बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे देश में सियासी पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तल्ख होते जा रहे हैं। अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की जुबान बिगड़ी है और उनके निशाने पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए संजय राउत के किस बयान पर बवाल शुरू हो गया है। मुंबईवर महाराष्ट्रावरील 2 व्यापारी गुजराती हल्ला का करतायत आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे, तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? राजनीति में भाषा की मर्यादा बहुत मायने रखती है, लेकिन जब यह मर्यादा टूटती है तो विवाद शुरू हो जाता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत इससे पहले भी कई बार अपने बयानों से विवाद में रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव में औरंगजेब की एंट्री भी हो गई है। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे, तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? तू कोण आहे? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे। संजय राउत यहीं पर नहीं रुके। राउत ने चुनावी लड़ाई को 2 राज्यों के बीच लड़ाई तक पहुंचा दिया। गुजरात के नेता और महाराष्ट्र के नेताओं का मुद्दा उठा दिया। निशाने पर फिर से प्रधानमंत्री ही थे। मुंबईवर महाराष्ट्रावरील 2 व्यापारी गुजराती हल्ला का करतायत? महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए लड़ाई काफी बड़ी है। इस चुनाव के परिणाम ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र के लोगों ने शिंदे गुट और उद्धव गुट में किसे असली शिवसेना माना है। यही वजह है कि संजय राउत सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के सबसे बड़े नेता पर संजय राउत के बोल बिगड़े तो बीजेपी की तरफ से भी फौरन जवाब दिया गया। आज देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरोध में और उस संवैधानिक पद के विरोध में, और वो संवैधानिक पद पर बैठाने का काम जनता ने किया है, तो एक तरह से जनता के विरोध में उतराने का काम कर रही है इंडिया अलायंस। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं, बुलडोजर का नाम अपने आप उनके साथ जुड़ जाता है।
कभी तो वो खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर दिखाते हैं कि वो देखो बुलडोजर हमारे इंतजार में खड़े हैं, लेकिन एटा में बुलडोजर एक कदम और आगे बढ़ गए, बुलडोजर डांस करने लगे। क्या आपने कभी बुलडोजर का ब्रेक डांस देखा है? अगर नहीं तो जरा देखिए राजनीति का बुलडोजर डांस। सीएम योगी आए, बुलडोजर लाए, जहां बाबा योगी वहां पहुंचा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में योगी, योगी की सभा में बुलडोजर। ये वीडियो योगी और बुलडोजर से उनके खास लगाव को दिखाता है। ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो सूबे के गुंडे बदमाशों और माफियाओं की कारस्तानियों को योगी इसी बुलडोजर से जवाब देते हैं। बुलडोजर का ये डांस शायद ये समझाने के लिए हो कि यूपी में गुंडों बदमाशों और माफियाओं का करीब करीब खात्मा हो चुका है। इन तस्वीरों से यह भी आभास होता है कि जैसे बुलडोजर अपना काम खत्म कर चुका है और मौज मस्ती में चूर है। तस्वीरें तो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन असल बात क्या है वो भी जानिए। दरअसल यूपी के एटा में सीएम योगी एक सभा में पहुंचे थे। खबर मिलते ही कई बुलडोजर मालिक अपने बुलडोजर लेकर पहुंच गए, बुलडोजरों को नचाना शुरू कर दिया। बुलडोजरों का ऐसा ब्रेक डांस हुआ कि बड़ी संख्या में देखने वालों की भीड़ लग गई। जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। बुलडोजरों पर बीजेपी का झंडा भी खूब लहराया गया। बुलडोजर का ब्रेक डांस लोगों को इतना पसंद आया कि वे रैली में आए नेताओं का भाषण ही नहीं सुन रहे थे। एक तरफ नेताओं का भाषण चलता रहा और दूसरी तरफ बुलडोजर का ब्रेक डांस। लेकिन बाद में किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर बुलडोजरों का यह डांस बंद करवा दिया गया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अपराधियों के खिलाफ उनका बुलडोजर मॉडल दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाता है। ऐसे में ये बुलडोजर डांस सुर्खियां बन गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। ये आरोप झूठे हैं या सच्चे, इसका फैसला तो सबूतों से ही हो सकता है। आज राजभवन ने 1 घंटे से ज्यादा के सीसीटीवी फुटेज सामने तो रखे, लेकिन पुलिस के बजाय आम लोगों के सामने। इसके पीछे की वजह क्या है और इस कदम के पीछे की राजनीति क्या है, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल का राजभवन महिला उत्पीड़न के कथित मामले के कारण सुर्खियों में है और ये उसी मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल के राजभवन प्रशासन और बंगाल पुलिस में ठनी हुई है। इस फुटेज में राज्यपाल के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला भी नजर आ रही है। राजभवन ने आज करीब 1.25 घंटे की सीसीटीवी फुटेज जारी की। ये फुटेज 2 मई शाम करीब 5:30 बजे की है। फुटेज में राजभवन के मेन गेट में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग है। जो सीसीटीवी फुटेज राज्यपाल की तरफ से दावा किया जा रहा था वो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर सिर्फ बाहर से 1-2 लोग ही यहाँ पर पहुंचे थे, जिसे राज्यपाल ने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ सिविलियंस को ही यहाँ पर आने का मौका दिया जाएगा। राजभवन की तरफ से 100 लोगों को यह सीसीटीवी फुटेज देखने की इजाजत दी गई थी, मगर सिर्फ 2 टीचर ही गवर्नर हाउस पहुंचे, जिनमें से एक तो बिना पूरी फुटेज देखे ही लौट गए। कुछ मिला नहीं, वो आया एक जो अभिनेता वो आया, उसके जैसे तरह से और 5 आदमी ऑफिसर स्टाफ यहाँ पाते हैं। राजभवन प्रशासन ये फुटेज आम लोगों को दिखाने के लिए तैयार था, मगर सीएम ममता बनर्जी और उनकी पुलिस को नहीं। और यही बात बंगाल पुलिस या कहें ममता सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप सीसीटीवी फुटेज देंगे 100 जन नागरिक को, लेकिन देंगे नहीं कलकत्ता। आपको कलकत्ता पुलिस को भी जोड़ना है, आप जिसको दिखाने दिखाइए, लेकिन साथ ही साथ आपको कलकत्ता पुलिस को भी दिखाना है। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 2 मई को राज्यपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये शिकायत राजभवन के एक अस्थायी कर्मी ने ही कराई थी। महिला ने राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। बंगाल पुलिस ने जांच के लिए राजभवन की सीसीटीवी फुटेज मांगी। राजभवन ने धारा 361 का हवाला देते हुए फुटेज देने से इनकार कर दिया। हालांकि बंगाल पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक शिकायत के तहत जांच कर रहे हैं, मगर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल पुलिस की कोई दलील नहीं सुनी और आरोपों का सच सामने लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक के सामने पेश कर दिया। अब देखना होगा कि सीसीटीवी में कैद सबूत से कितनी हकीकत सामने आती है और पुलिस वर्सेस राजभवन की जंग कहां तक जाती है।
कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी के इस चुनाव में वैसे तो कई बातें पुराने चुनाव जैसी ही हैं, लेकिन एक बात अलग है और वो ये कि इस बार चुनावी अखाड़े से बाहुबली नदारद है। जिन बाहुबलियों को सियासी दल सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए आसानी से टिकट दे देते थे, वो दल भी अब बाहुबलियों से दूरी बनाने लगे हैं। कैसे यूपी की सियासत से बाहुबली आउट हो गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, धनंजय सिंह, अमरमणि त्रिपाठी, ब्रजेश सिंह, टीपी यादव, उमाकांत यादव, ये यूपी के उन बाहुबलियों की फहरिस्त है जो 24 के चुनाव से नदारद हैं, जिन्होंने अपराध की दुनिया से सत्ता के गलियारों में अपना रसूख कायम किया। चुनावी जीत जिनके लिए बाएं हाथ का खेल रहा, लेकिन बाहुबलियों पर लगातार कानूनी शिकंजे के बाद यूपी की सियासत इन बाहुबलियों से मुक्त हो गई। अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। एक वक्त पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 बार जेल में रहते हुए भी मुख्तार चुनाव जीता, लेकिन इसी साल मुख्तार की जेल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस बार बाहुबली विहीन चुनाव पूरे लोकसभा में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आलोक जी ये हमें आपको समझने की जरूरत है कि हर दल को ये समझ में आ गया है कि आम जनमानस के बीच में विकास ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप समाज के बीच में ले जाकर रख सकते हैं। हालांकि पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से सांसद मुख्तार का भाई अफजाल चुनावी मैदान में है, लेकिन अफजाल का सियासी भविष्य भी 13 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है और इसी डर से एसपी ने अफजाल की बेटी नुसरत अंसारी को भी बतौर बैकअप उम्मीदवार बनाया है। अतीक की दबंगई का आलम तो यह था कि इलाहाबाद के इलाके में उसकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो पहले पीएम नेहरू की पारंपरिक सीट फूलपुर से लोकसभा में माननीय बना और उसका भाई अशरफ विधायक, लेकिन पिछले साल ही दोनों की कस्टडी में मौत के बाद प्रयागराज में अतीक फैक्टर डीरेल हो चुका है। जौनपुर की सियासत में रसूख रखने वाले बाहुबली धनंजय सिंह सजा याफ्ता होने के बाद खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। धनंजय सिंह ने पत्नी श्रीकला को बीएसपी का टिकट भी दिला दिया था, लेकिन आखिरी मौके पर बीएसपी ने श्रीकला का टिकट काटकर जौनपुर के चुनाव को धनंजय मुक्त कर दिया।